हम लोग आज आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति। कल हम लोगों ने लॉर्ड डलहौजी का जो व्यवगत का सिद्धांत है वो पढ़ा और आज पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि नीति। सहायक संधि नीति। लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत का गवर्नर जनरल या ईस्ट कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर 1798 से लेके 1805 तक था। गवर्नर जनरल कब से कब तक था? 1798 से लेके 1805 तक वो भारत का गवर्नर जनरल था। एक बात मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देता हूं कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किसी गवर्नर जनरल ने किया था तो वो पहला नंबर पर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सबसे ज़्यादा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया था। और सेकेंड नंबर पर है, उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने में पहला स्थान किसी गवर्नर जनरल का था तो वह लॉर्ड डलहौजी का था और दूसरा स्थान है लॉर्ड वेलेस्ली का। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्यवादी प्रसार करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली भारत का था। जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो भारत के सामने एक समस्या थी कि कभी भी भारत पर फ्रांस का या फ्रांस के नेपोलियन का आक्रमण हो सकता था। फ्रांस के नेपोलियन का आक्रमण हो सकता था। तो सबसे पहला नेपोलियन ने इसको ध्यान में रखते हुए कि कैसे फ्रांस के आक्रमण से बचा जाए तो इसने एक सहायक संधि नीति लाया। सहायक संधि नीति लाया। इसको सब्सिडरी अलायंस भी इंग्लिश में कहते हैं। सहायक संधि नीति को, जो लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि नीति है उसको सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। यह सहायक संधि नीति देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने किया था। सहायक संधि नीति ये लॉर्ड वेलेस्ली का, आप यह नहीं कह सकते कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले इसको अपनाया था। सबसे पहले सहायक संधि नीति को शुरुआत करने वाला कोई था, वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। सबसे पहले सहायक संधि नीति को शुरुआत करने वाला कोई फ्रांसीसी, सबसे पहला जो विदेशी था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। और डुप्ले की ही नीति को एक सुविचारित, डुप्ले के इस नीति को सुविचारित सिद्धांत देने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है। बस यही ध्यान में रखिएगा। डुप्ले ने ही सबसे पहले भारतीय नरेशों से धन लेकर उसकी सुरक्षा का जो नीति चला वो डुप्ले का ही दिया हुआ है सबसे पहले। तो सहायक संधि भारत में सबसे पहली बार शुरू करने वाला का श्रेय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को ही जाता है। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो भारत में जो साम्राज्य सीमा को बढ़ाने के लिए उसने 3 नीतियों का सहारा लिया। युद्ध, सेकेंड सहायक संधि और थर्ड में आपका है जो पेंशन वगैरह देके या कुशासन का आरोप लगाकर जो है उस राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। जैसे पेंशन देके कर्नाटक को 1801 में, सूरत को, तंजौर को, ये सबको जो है पेंशन या कुशासन के आरोप पर लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीति में मिला दिया। हम लोग सहायक संधि का चर्चा करेंगे क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने 3 नीतियों के द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार किया था। तो पहला नीति है सहायक संधि, दूसरा है युद्ध और तीसरा है पेंशन और कुशासन का। तो सबसे पहले पेंशन के द्वारा कैसे कैसे मिला या कुशासन के द्वारा, तो वो
तंजौर और सूरत और इसके साथ किया गया था। देखिए सहायक संधि है क्या, पहले तो सहायक संधि की विशेषता हम लोग देख ले। सहायक संधि की विशेषता देख ले। सहायक संधि का पहला विशेषता यह है कि यह देसी रियासत के साथ किया गया, देसी रियासत के साथ किया गया, और देसी रियासत को अंदरूनी मामला में स्वतंत्रता दिया गया, अंदरूनी मामला में स्वतंत्रता दिया गया। लेकिन कोई भी बाहरी प्रशासन होगा उसके लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, ब्रिटिश रेजिडेंट। देसी रियासत के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, और बाहरी प्रशासन जो भी मामला होता था वो ब्रिटिश रेजिडेंट देखते थे सिद्धांत के रूप में, और अंदरूनी मामला में देसी रियासत के शासक स्वतंत्र होते थे। दूसरा यह था कि देसी रियासत कभी भी किसी भी यूरोपीय विशेषकर फ्रांसीसी को नौकरी में रख सकते हैं और न शरण दे सकते हैं, राजनीतिक शरण दे सकते हैं। देसी रियासत किसी भी यूरोपीय ब्रिटिश को छोड़कर न नौकरी दे सकते हैं न शरण दे सकते हैं। इसमें मेन टारगेट फ्रांसीसी थे, क्योंकि फ्रांसीसी इनके इंग्लैंड के अंग्रेज के बहुत बड़े दुश्मन थे। तीसरा, देसी रियासत जो है बिना ब्रिटिश के पूछे न युद्ध कर सकता है, न मैत्री कर सकता है, और न युद्ध कर सकता है, न मैत्री कर सकता है, न संधि कर सकता है। जब भी देसी रियासत किसी अन्य रियासत से युद्ध करेंगे या मैत्री करेंगे या संधि करेंगे तो उनको ब्रिटिश से पूछना होगा। ये साफ साफ कहने का अर्थ कि विदेशी नीति पर, देसी रियासत की विदेशी नीति पर अब ब्रिटिश का कब्जा हो गया। चौथा, देसी रियासत की सुरक्षा के लिए जो उनकी अपनी सेना थी उसको नष्ट कर दिया गया। देसी रियासत की जो सुरक्षा की अपनी जो सेना थी उनकी, उसको नष्ट कर दिया गया, और उसके बदले में अब देसी रियासत को अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा, अंग्रेजी सेना रखना पड़ेगा। और इस अंग्रेजी सेना का खर्च जो है वो देसी रियासत उसका वहन करेगा, या तो नगद में दे उस खर्च को, या उसके लिए एक बहुत बड़ा भूखंड दे, ताकि वहाँ से जो है ब्रिटिश पैसा वसूल सके। तो यही था आपका देसी रियासत की सहायक संधि की विशेषता, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी रियासतों के साथ किया। इसका यही एक उद्देश्य था कि देसी रियासतों को अधीनस्थ बनाना। क्या उद्देश्य था? देसी रियासतों को जो है अंग्रेज का अधीनस्थ बनाना, यही एक उद्देश्य था। और देसी रियासतों की सहायक संधि की ये सभी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताया। अब इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ? सहायक संधि से कंपनी को क्या फायदा हुआ? पहले तो यह बात है, कंपनी को क्या फायदा हुआ? तो कंपनी को सबसे पहला यह फायदा हुआ कि देसी रियासत के खर्च पर जो है एक अंग्रेजी सेना का गठन किया गया, अंग्रेजी सेना का गठन किया गया। और यह अंग्रेजी सेना जो है उसका खर्च कौन देता था? देसी रियासत। और यह युद्ध किससे करता था? तो अन्य देसी रियासत से। मतलब एक रियासत के खर्च से दूसरे देसी रियासत को से लड़ना, यही इसका इंटेंशन था। या फ्रांस के अगेंस्ट में ही होगा। मतलब कहने का अर्थ कि देसी रियासत से पैसा लेके और उनकी सुरक्षा के नाम पर अन्य देसी रियासतों से लड़ना, पैसा भी लेता था। और लड़ाई भी कब होता था? लड़ाई कहाँ होता था? युद्ध क्षेत्र कहाँ था? तो या तो शत्रु की सीमा में, या जो देसी रियासत
लड़ रहा है उसकी सीमा में, तो सीमा भी आपका है और पैसा भी आपका है। कितना लॉर्ड वेलेस्ली ने दिमाग लगाया था। दूसरा कि विदेशी नीति पर जो है यह कंट्रोल कर लिया कि देशी रियासत में आप आपस में न मैत्री कर सकते हैं, न संधि कर सकते हैं, न कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब एक देशी रियासत दूसरी देशी रियासत से जब भी वार्ता करेंगे तो ब्रिटिश से पूछ लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक देशी रियासत को दूसरे देशी रियासत से इसने पृथक पृथक कर दिया और अलगाव की भावना ला दिया। कोई दिक्कत? जो देशी रियासत के राज दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, वो ब्रिटिश जो रेजिडेंट था वो कहने के लिए था कि वो अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंदरूनी मामला में वो हस्तक्षेप करता था और कभी कभी देशी रियासतों को तंग आकर जो है वो अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ता था। और ऐसे ही ब्रिटिश रेजिडेंट जब पंजाब में भी आप देखिएगा नियुक्त हुआ था, तो चाहे सिंध में, तो ये लोग जो है राज्य का विलय ही कर लिया गया। तो ये ब्रिटिश रेजिडेंट का जो फॉर्मूला अंग्रेजों का था वह कहने को था कि अंदरूनी मामला में, देशी रियासतों के अंदरूनी मामला में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार में यह नहीं होता था। व्यवहार में देशी रियासत इस मामला में हमला करते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट जो है हस्तक्षेप करते थे। एक चीज़ और, जो देशी रियासत की अपनी सेना थी वो समाप्त कर दी गई। तो इस समाप्त कर दी गई तो देशी रियासतों में बेरोजगारी बढ़ गया, ये सब चीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो ये हो गया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ ये। अब देशी रियासत को इससे क्या घाटा हुआ? अब इससे देशी रियासतों को क्या घाटा हुआ? अब यह ब्रिटिश कंपनी की आश्रित हो गई। देशी रियासत ब्रिटिश कंपनी की आश्रित हो गई। सेना का जो खर्च होता था उसका वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मनमाना होता था और इसको चुकाना देशी रियासत के लिए कभी कभी संभव नहीं हो पाता था। उनको अपने रियासत की बहुत बड़े इलाकों को ब्रिटिश को सौंपना पड़ जाता था। तो ये कहने का अर्थ कि अपने ही राज्य में कहीं ना कहीं वो पराजित भी हो गए थे। तीसरा कि विदेशी नीति पर इनका ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया था। तो अगर सामूहिक देशी रियासत में जो राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होता तो ये सबसे जो है ये कटे कटे हो गए, क्योंकि एक रियासत दूसरे रियासत से एकदम अलग हो गया। तो यह हो गया देशी रियासतों को क्या क्या घाटा हुआ सहायक संधि से, ये सब बातें। एक ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा कि यह सहायक संधि की नीति एक तरह से देशी रियासतों को बकरा की तरह पालना था और इनको खिला पिलाकर तब तक मोटा किया जाता था जब तक कि यह जिभा करने के लायक या वध करने के लायक ना हो जाए। बात को समझिएगा। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा सहायक संधि के बारे में कि सहायक संधि और कुछ नहीं था, यह देशी रियासतों को बकरों की तरह मोटा करना था खिला पिलाकर, ताकि जब यह मोटे हो जाए तो इनको जिभा करके या वध करके मतलब इनका मांस खाया जा सके, यही था। और उस ब्रिटिश व्यक्ति ने सही ही लिखा है। तो यह सहायक संधि था। सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के साथ किया गया। सहायक संधि किसके साथ सबसे पहले किया गया? हैदराबाद के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ। हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में किया गया। फिर जो है उसके बाद मैसूर से किया गया 1799 में, 1798 में किया गया। फिर हैदराबाद से 1800 में किया गया। हैदराबाद से सहायक संधि 2 बार किया गया। पहली बार सबसे 1798 में, उसके बाद मैसूर के साथ 1799 में, फिर हैदराबाद के साथ किया गया 1800 AD में। हैदराबाद से निजाम से बहुत बड़ा क्षेत्र ले लिया गया सहायक संधि में सेना के नाम पर, यह भी रखिएगा ध्यान में। मैसूर के बाद अवध के साथ किया गया 1801 में। अवध के साथ जब संधि किया गया तो सहायक संधि, तो रोहिला खंड का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया।
उसके बाद गंगा यमुना का दोआब भी ले लिया। ये सब जो है अंग्रेजों ने ले लिया। और साथ में यहाँ पर अंग्रेजी सेना भी ब्रिटिश अवध के किसी भी क्षेत्र में अंग्रेज नियुक्त कर सकते थे, चाहे मतलब रख सकते थे। तो एक तरह से अवध जो है आश्रित राज्य हो गया था। अवध के बाद पेशवा के साथ किया गया 31 दिसंबर 1802 को। मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय ने, उन्होंने क्या किया था कि होलकर के जो भाई थे, जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दिया था। तो फिर बिट्टू जी की हत्या का बदला जसवंत राव होलकर ने क्या किया, 25 अक्टूबर 1802 जो दीपावली के दिन पेशवा पर हमला कर दिया, पूना के पेशवा पर हमला कर दिया। पूना का पेशवा डर के भाग गया जो है अंग्रेज के पास, और बसीन की सहायक संधि स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले पूना का पेशवा ने ही सहायक संधि स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर वेलेस्ली यह सोचा कि जिस तरीके के पूना का पेशवा आके डर से हमसे संधि कर लिया है, तो अन्य मराठा सरदार भी हमसे जो है सहायक संधि स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वह गलत था। बिना यह सही था कि एक मराठा सरदार दूसरे मराठा सरदार को साथ नहीं देते थे, लेकिन यह भी नहीं था कि बिना युद्ध किए वो अपनी स्वतंत्रता भी अंग्रेजों को दे देंगे। और एक युद्ध भी चला जिसमें सबसे पहले भोसले को हराया गया, फिर भोसले के साथ संधि किया गया, जो मैंने बताया था देवगांव की संधि 1803 में। भोसले के बाद संधि किया गया सिंधिया के साथ, ये भी 1803 में ही हुआ था। ये सभी सहायक संधि है। सुरजी अर्जन गांव की संधि। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया था, जिसमें उड़ीसा से लेके गंगा यमुना द्वाब ये सारा क्षेत्र आ गया था, शामिल हो गया था। लेकिन जो जसवंत राव होलकर थे वह जो है अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो एक थे लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक जो है वह क्या किए कि जसवंत राव होलकर का पीछा करना शुरू कर दिए, और 1803 ये पहुंच गए जसवंत राव होलकर रणजीत सिंह के पास। और लॉर्ड लेक ने कहा रणजीत सिंह के वहाँ जाके कि रणजीत सिंह को कहा कि आप जो है जसवंत राव होलकर को शरण नहीं दीजिए। फिर जो है 1806 में जसवंत राव होलकर के साथ राजघाट की सहायक संधि स्वीकार की गई। ये चर्चा मैंने पहले भी किया था। तो अब एक एक करके सभी मराठा सरदार भी अंग्रेजों के आश्रित हो गए थे इस सहायक संधि को स्वीकार करने के बाद। इसी समय 1805 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। बुलाने का कारण यह था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि किया वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन युद्ध के द्वारा जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने की बात हुई तो 1797 में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो कर्जा था वह 170 लाख पाउंड था। 170 लाख पाउंड था। लेकिन जब 1806 में लगभग जो कर्जा चला गया वो 310 लाख पाउंड चला गया। और इस समय यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड में पर फ्रांस का आक्रमण का भय था, नेपोलियन के आक्रमण का भय था। और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। तो इन सभी कारणों से जो है लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली को जब तक वापस बुलाया गया तब तक एक बहुत बड़ा सीमा का भारत में वेलेस्ली ने विस्तार कर चुका था, क्योंकि मैंने बताया था कि 4 मई 1799 को मैसूर को भी श्रीरंगपट्टनम के मैदान में वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली जो दोनों थे, लॉर्ड वेलेस्ली और उनके भाई थे आर्थर वेलेस्ली, दोनों ने मिलकर जो है श्रीरंगपट्टनम के मैदान में इनको पराजित कर दिया था, टीपू सुल्तान को उनके साथ। और वही वाडियार वंश जो चिका कृष्णराज के उसके साथ भी सहायक संधि कर लिया था 1799 AD में, है ना। तो यह सब मैं अब सहायक संधि अंग्रेजों का क्या था यह आपको मैंने क्लियर कर दिया। और जो है कर्नाटक, सूरत और तंजौर के नवाबों को पेंशन देकर जो है उनका राज हड़प लिया लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये सब काम करते हुए वह जो है 1805 में यहाँ से चला गया।
तो यही है आपका सहायक संधि का नीति। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। किसी प्रकार का आपको कमेंट लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। लेकिन मैं एक बात तो स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि आप मेरी वीडियो को अगर ठीक से सुनेंगे तो यह परीक्षा के लिए, किसी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, वैकल्पिक विषय के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।